आज का वीडियो काफ़ी शानदार है और अभी तक हम 22वां नंबर तक वीडियो का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो आज हम लोग 23वां नंबर का प्रैक्टिस सेट का वीडियो शुरू कर रहे हैं। डेली आपको शाम में मिलता रहेगा, ठीक है। स्टाफ नर्स संविदा के लिए जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ये 23वां नंबर का है, जिसमें 20 से 25 MCQ ला रहे हैं। और अभी जो मैं 21 नंबर से शुरू किया हूँ, 21, 22 और आज 23वां है, तो ये BTA 21 नंबर के वीडियो से BTAC का क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू है, जो BTAC में 11,389 में पूछा गया था अलग अलग शिफ्ट में उसका, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन हो रहा है। तो अभी चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न को, ठीक है। कह रहा है कि प्रबंधन का कौन सा स्तर यानी मैनेजमेंट का कौन सा लेवल सीनियर मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। यानी हर एक संस्थान में मैनेजमेंट होता है, तो उसमें देखते हुएगा सबसे सीनियर मैनेजमेंट होता है, उसके लोअर में होता है, जैसे मुख्य अधिकारी, सहायक अधिकारी, ठीक है, उसके नीचे अधिकारी। तो ये अधिकारी का लेवल होता है, तो उसमें सीनियर लेवल का जो मैनेजमेंट होता है क्या कहलाता है, तो जो सीनियर लेवल का होता है वह सीनियर लेवल मैनेजमेंट कहलाता है, शीर्ष स्तरीय प्रबंध, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन में कोई जान था, स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है भाई। प्रबंधन मैनेजमेंट का स्तर पूछ रहा है और वो भी सीनियर मैनेजमेंट का स्तर को हम क्या कहेंगे, ऑप्शन में है निम्न स्तरीय। तो क्या हम सीनियर मैनेजमेंट को निम्न स्तर का बोलेंगे? नहीं। मध्यम स्तरीय का बोलेंगे? मिड लेवल का? नहीं। शीर्ष स्तरीय का बोलेंगे? बिल्कुल, सीनियर शीर्ष ही होता है, तो ये राइट है। अत्यंत निम्न स्तरीय, ये भी नहीं भाई, सीनियर को सीनियर मैनेजमेंट ही बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, नर्सों द्वारा रोगियों की देखभाल के रिकॉर्ड की समीक्षा करके की जाने वाली लेखा परीक्षा कौन सी है। यानी नर्सों द्वारा रोगियों की देखभाल यानी जो केयर रिकॉर्ड होता है उसका समीक्षा करके की जाने वाली लेखा परीक्षा कौन सी परीक्षा होती है। समकालिक लेखा परीक्षा, भावी लेखा परीक्षा, पूर्वव्यापी लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा, ठीक है। यानी रिटन एनालिसिस जो होता है कि नर्स जो भी देखभाल की है उस रिकॉर्ड की समीक्षा हो रही है, एनालिसिस हो रही है, ठीक है, वो भी रिटन एनालिसिस हो रही है, ठीक है। तो चूँकि अब यहाँ पे नर्स रोगी को देखभाल कर चुकी है, अब रिकॉर्ड की बारी है, अब रिकॉर्ड की समीक्षा हो रही है, तो ये समीक्षा पहले हो रही है, ठीक है, इसलिए पूर्वव्यापी लेखा परीक्षा। बात समझ गए। तीसरा क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब को बंद या सील करने वाली शैलिक प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी फैलोपियन ट्यूब को जो रिंग से बंद कर दिया जाता है या उसे सील यानी बांध दिया जाता है सर्जरी माध्यम से, उसे क्या बोलते हैं। नसबंदी, अंडाणु विच्छेदन या ट्यूबल लिगेशन या गर्भाशय। तो जो ट्यूब में बांध दिया जाता है या सील किया जाता है वह ट्यूब लिगेशन यानी ट्यूब को सील कर देना, बांध देना, यही ट्यूबल लिगेशन होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा गया था BTAC में। हेपेटाइटिस बी का टीका किस पीढ़ी का टीका है। तो हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वह किस जनरेशन का है, तो वह दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन का है, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन है, पैथोलॉजिकल यानी जो रोगजन्य पीलिया है, जो रोग उत्पन्न कर सके, वे पीलिया का प्रमुख लक्षण क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है इसका लक्षण। तो देखिए, जब पैथोलॉजिकल पीलिया होता है तो वह कुल बिलिरुबिन स्तर 15 mg प्रति डेसीलीटर से अधिक होना, यह आपका पैथोलॉजिकल पीलिया के अंदर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेजरमेंट माप मृत्यु दर से संबंधित, मोर्टालिटी से संबंधित है। यानी 4 ऑप्शन है, यह सब इंडिकेटर है, माप है, लेकिन एक माप है जो मृत्यु दर से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष डाली, ठीक है, डैली, बिंदु व्यापकता पॉइंट प्रिवेलेंस, केस फैटेलिटी रेट, स्वास्थ्य समायोजित जीवन प्रत्याशा। तो एक क्वेश्चन मृत्यु दर से संबंधित पूछ रहा है। चारों में से आप देख लीजिए मृत्यु दर से संबंधित कौन लग रहा है, ठीक है ना।
थोड़ा सा जिसका आईक्यू लेवल ठीक होगा तो वह स्पष्ट देख लेगा कि यह पॉइंट प्रिविलेंस से संबंधित है, ठीक है। यहाँ डेली विकलांगता से संबंधित है, ठीक है, जबकि यहाँ पे स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशिता से संबंधित है। तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो जो बच जाएगा केस फर्टिलिटी रेट, यही हो सकता है मृत्यु दर से संबंधित, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है मीजल्स रूबेला की इंक्यूबेशन पीरियड पूछ रहा है, ठीक है ना। मीजल्स की इंक्यूबेशन पीरियड नॉर्मली तौर पर हम लोग देखते हैं 7 से 14 लिखा होता है, ठीक है। बहुत जगह 7 से 14 लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन 7 से 14 कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो जब ऑप्शन में जो हम जान रहे हैं और वो अगर ऑप्शन में न रहे तो हम कैसे उसको सही मारते हैं, टिक मारते हैं। तो हम नॉर्मली जानते हैं 7 से 14, ऑप्शन में है 10 से 20, 1 से 4, 22 से 27, 5 से 8। तो हम जान गए कि अब हम देखेंगे कि ये 7 से 14 किसके बीच में आएगा, 7 से 14 किसके बीच में आ सकता है, ठीक है। देखिए एक एवरेज देखा जाए 7 से 14 10 से 20 में आएगा। देख लीजिए 1 से 4 दिन, यह पूरा 7 से 14 से शुरू है लेकिन ये पहले ही ख़त्म है, 1 से 4 दिन होगा नहीं, ठीक है। 22 से 27 दिन, यह काफ़ी एक्सेस हो गया, ओके। 5 से 8 दिन, 5 से 8 का मतलब है कि लगभग ये भी पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 10 से 20 है, इसका कहने का मतलब है कि ये 10 से 20 के अंदर 7 से 14 आराम से आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले शुरू होता है तो ये 7 से 20 चल सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए 8वां है स्मार्ट सिद्धांत में एस का अर्थ क्या है, ठीक है। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस सकता है, कोई भी फंस जाएगा, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली जीएनएम या बीएससी के सिलेबस में नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत डीपली पढ़ने पर, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल, बहुत ज़्यादा जो है आपका प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म पढ़ने पर कहीं हो सके स्टूडेंट पकड़ ले, वरना ये छोटा क्वेश्चन ही लोगों को दिक्कत दे देता है। अब पढ़िए स्मार्ट, स्मार्ट में एस का अर्थ क्या है। नॉर्मली तौर पर ये क्वेश्चन लोग नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये राय और गलत कर लेते हैं, जैसे स्किल है, शॉर्ट है, सिंगल है, स्पेसिफिक है, ठीक है। तो स्मार्ट में एस का मतलब स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। 9वां क्वेश्चन है शोध आधारित यानी रिसर्च बेस्ड सर्वोत्तम स्वास्थ्य केयर देखभाल पद्धति को क्या कहते हैं। यानी रिसर्च बेस्ड हेल्थ केयर जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो रिसर्च पर बेस्ड हेल्थ केयर होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है रिसर्च बेस, वह एक प्रमाणित होता है, वह एक प्रमाण के आधार पर देखभाल होता है, इसीलिए उसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बोलते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है किस मूड स्टेबलाइजर में नियमित सीरम स्तर की जांच की आवश्यकता होती है। लेमोट्रिजिन, कार्बामेजापाइन, वैल्प्रेट और लिथियम। ये क्वेश्चन देख कहीं कोई टिक मार देगा, क्योंकि पढ़ते हैं मेनिया में लिथियम चलता है, और जब लिथियम चलता है तो सीरम लेवल लिथियम का काफ़ी ज़्यादा जांच की आवश्यकता पड़ती है। बाकी ये सब जो है कोई आपको ब्लड में नहीं पाया जाता है, सीरम लिथियम ही है जो ब्लड में सीरम में लेवल आपको जांच सकते हैं। तो ये अपना राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, रोगी देखभाल में EHR इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, तो EHR मुख्य रोगी के देखभाल में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यानी एक ऐसा हेल्थ रिकॉर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में रखा हो, रजिस्टर के रूप में, कॉपी के रूप में, कार्डबोर्ड के रूप में नहीं, यानी कंप्यूटर में हो, वेबसाइट में हो, उन जगहों पर स्टोर किया जाता है जहां से कोई भी एक्सेस कर सकता है, देख सकता है इलेक्ट्रॉनिक रूप पर। ठीक है, इसको मिटाना इतना आसान नहीं होता है, इसको डिलीट करना इतना सभी के लिए आसान नहीं है। ठीक है, तो EHR इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आप कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मुख्य लाभ क्या है, तो इसका मुख्य लाभ ऐसे क्वेश्चन में अगर ऑप्शन अगर सबसे बड़ा जो रहे वही मारना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन होने का 70% सही होने का संभावना होता है कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा है उस पर टिक मारिए, नहीं आ रहा है तो 70% मामला में सही होता है।
तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच संचार और देखभाल निरंतर बेहतर होता है। यानी जो स्वास्थ्य सेवा देने वाला फैसिलिटी है, ठीक है, और जो रोगी है यानी जो भी है सबके बीच में बेहतर जो है आपको संचार कम्युनिकेशन होता है इस इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए। जैसे किसी पेशेंट का रिकॉर्ड अगर कोई डॉक्टर मांगे तो आसानी से हम कंप्यूटर से, ईमेल से, व्हाट्सएप से भेज देंगे, तुरंत भेज देंगे। तो हमारे पास रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रहेगा हमारे मोबाइल, स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप, टैब में, तभी तो हम आगे भेज पाएंगे ना। तो इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, 2 से 6 महीने तक लगातार खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन सब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, क्योंकि वहाँ पे यूनिक होता है, मेडिकल से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है। तो 2 से 6 महीने तक लगातार अगर कोई व्यक्ति खेसारी के दालें खाएगा तो उससे जो है लैरिथीज्म रोग होगा। ठीक है, लैरिथीज्म रोग होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक ऐसे क्वेश्चन को लोग सही कर सकता था, आयोडीन की कमी, विटामिन ए की कमी। ये दोनों बिल्कुल ऑप्शन अलग है। विटामिन ए की कमी, अगर खेसारी के दाल कोई खाएगा तो विटामिन ए की कमी होगा, या फिर आयोडीन की कमी होगा, वो तो नमक में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है, गाजर वगैरह इन सब में। तो खेसारी की दाल खाने से दोनों का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बचता है अपना ये 2, तो ये 2 में जो आपको जब सबसे प्रबल लगता है उस पर टिक मार सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है, टीकाकरण कार्यक्रम किस प्रकार की रोकथाम का उदाहरण है। अब जो ये टीकाकरण चलता है, यह हम जानते हैं कि किसी बीमारी के होने से पहले ही, ठीक है, प्री एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, यानी पहले ही दे दिया जाता है। बच्चा जन्म लिया लेकिन उसे BCG का टीका दे दिया जाता है, हेपेटाइटिस का टीका दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है भाई, जन्म के समय तो उसे TB या हेपेटाइटिस तो ये सब तो है नहीं कि उस समय दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसीलिए दिया जाता है कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, प्राथमिक रोकथाम, ताकि आगे चलकर इन बीमारियों से लड़ने के लिए बॉडी में इम्यूनिटी तैयार हो सके, और अगर कोई संक्रमण इससे संबंधित बॉडी में प्रवेश करे तो उसे रोक सके। तो जो बीमारी होने से पहले ही जो उपाय कर लिया जाता है वह आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। तो वैक्सीन भी प्राइमरी प्रिवेंशन में ही आता है। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, तो किस विटामिन का RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस सबसे अधिक होता है। विटामिन के, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D। माय डियर, इसका आपके अनुसार राइट आंसर अलग हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होता है। सबसे ज़्यादा भोजन में रिकमेंडेड जो अलाउंस होता है, डाइटरी अलाउंस, वो विटामिन C का होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कितने डिग्री पर लगाया जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है। इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पर एकदम इंजेक्शन सीधा करके लगाया जाता है। 16 क्वेश्चन है, नेबुलाइजर द्वारा किस मार्ग से दी जाती है दवा। ये भी कोई क्वेश्चन है, सब जानता है। नेबुलाइजर्स के द्वारा श्वसन के जरिए हम दवाई को प्रवेश कराते हैं। ठीक है, तो इनहेलर के द्वारा, सांस के द्वारा। ठीक है, 17 है, हैशिमोटो थायराइडाइटिस में कौन सा परीक्षण समानता पॉजिटिव होता है। तो हैशिमोटो थायराइडाइटिस अगर एग्जामिन करेंगे तो नॉर्मली पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, थायरॉइड पेरोक्सीडेज TPO एंटीबॉडी पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, हैशिमोटो थायराइडाइटिस में अगर किसी को ये समस्या है तो उसमें एग्जामिन करने पर TPO एंटीबॉडी पॉजिटिव होता है। समझ गए। चलिए आगे है यहाँ पे देख लीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार पेंटावायलेंट 3 की तीसरी खुराक कब दी जाती है। ये भी क्वेश्चन कितना आसान है। जन्म के समय हम लोग जानते हैं भाई BCG हेपेटाइटिस का टीका जो है आदमी को पड़ गया। ठीक है, BCG का टीका ये सब पड़ जाता है, लेकिन जो पेंटावायलेंट शुरू होता है वो फर्स्ट वीक से शुरू होता है। तो फर्स्ट वीक पर पहला, सेकेंड वीक पर दूसरा और तीसरा, यानी तीसरा जो लगता है 6 जीरो सब जन्म लिया उस समय जो बेसिक BCG वगैरह होता है पड़ गया,
उसके बाद छठा सप्ताह में जाता है टीका लगने। तो छठा सप्ताह से शुरू होता है आपका पहला पेंटावायलेंट, दूसरा पेंटावायलेंट 10वां सप्ताह, तीसरा पेंटावायलेंट 14वां सप्ताह। तो इसी अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेंटावायलेंट का। ठीक है, 19 क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की यानी बाह्य कोशिकीय द्रव की कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता मुख्य रूप से कौन सा धनायन प्रभावित होता है। यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, उनमें मुख्य रूप से कौन सा जो धनायन होता है प्रभावित होता है। ठीक है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, अब इन सब पर जो है आपके पॉजिटिव चार्ज ही होता है। ठीक है, तो इससे आप तुक्का लगा के नहीं मार सकते हैं, तो इसके लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ये आपका सोडियम होगा। ठीक है, बाह्य कोशिकीय द्रव की सांद्रता को मुख्य रूप से सोडियम प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिवार स्वास्थ्य, फैमिली हेल्थ एवं नर्सिंग देखभाल योजना बनाना। योजना बनाना, देखभाल से संबंधित नर्सिंग योजना बनाना नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण में आता है। आप खुद सोचिए, क्वेश्चन में कुछ है, क्वेश्चन में ही कह दिया है कि भाई नर्सिंग प्लान बनाना है, नर्सिंग प्लान बनाना है देखभाल से संबंधित। तो हम प्लान कहाँ बनाएंगे भाई, प्लान में ही तो बनाएंगे ना। तो देख लीजिए, प्लान वाला है, प्लानिंग में बनाएंगे, योजना में बनाएंगे। हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। 21 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के निर्भर थक्का निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, ठीक है ना, के निर्भर थक्का कारक नहीं है। ठीक है ना, यानी थक्का विटामिन के का जो निर्भर होता है वह इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। सीधा पूछ रहा है विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर इनमें से नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, कारक 7, कारक 10, कारक 2 और कारक 11। तो राइट आंसर क्या होगा, फैक्टर 11। ठीक है, अब देखिए 21 क्वेश्चन मैंने कराया। ईमानदारी से मैं कहूँ 21 में से 5 क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, जो थोड़ा सा सिलेबस में उन सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, फिर भी 16 क्वेश्चन ऐसा, मात्र इस 21 में 16 क्वेश्चन ऐसा था जो एक बार क्वेश्चन पढ़कर टिक मारने वाला था। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल ऐसा था। बात समझ गए। बाकी आगे पूरा मैं कराऊंगा आपको, डे बाय डे हर एक शिफ्ट का करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब ये फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।